Subscribe now and press the bell icon. Never miss it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने विद्या गुरु परिवार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो है वो लोक लेखा समिति पर बनने जा रही है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से जानी जाती है। लोक लेखा समिति के बारे में कहा जाता है कि इसके अध्यक्ष श्री अधीर रंजन चौधरी जी हैं। हमारे लिए चर्चे में कब आया? हमारे लिए चर्चे में ये इसलिए आया क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले संसद सत्र में हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने का मतलब संसद के अंदर बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पर बवाल हो रहा है। श्री स्मृति ईरानी जी और उनके अन्य मंत्री, भारत सरकार के अन्य मंत्री इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपत्नी या इतने बड़े राष्ट्रपति के पद की गरिमा का तार तार कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कांग्रेस इसमें अपना पक्ष रख रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन संविधान का अपना ही एक पक्ष है। संविधान की अगर हम परिकल्पना करके देखें और संविधान को अगर हम थोड़ा सा डीप में जाके देखें तो हमें एक समझ में आता है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी जैसे जो शब्द हैं, इन शब्दों को हमें बदलने की अब जरूरत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में समानता का अधिकार और आर्टिकल 15 कहता है कि लिंग, जाति, धर्म, मूल स्थान के आधार पर हम विभेद नहीं करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति जो एक लिंग के प्रति समर्पित दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रपति यानी मेल पर्सन, इसमें हमें इसके नाम से समझ में आता है। और कांग्रेस यही अपना एस्पेक्ट या अपना पक्ष रख रही है कि राष्ट्रपति की जगह राष्ट्र अध्यक्ष जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिससे हम लोग, कोई फीमेल भी अगर राष्ट्रपति बन जाती है तो उसके लिंग, जाति या वर्ग विशेष के लिए हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट हमारे सामने या दुनिया के सामने कन्फ्यूजन ना हो। इस वजह से ये मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि राष्ट्र अध्यक्ष या चेयरमैन जैसे शब्द ला दिए जाए। राष्ट्रपति का जो शब्द है वो हमारे संविधान से समय के साथ बदलाव किया जाए, जबकि बीजेपी ये कहती है कि नहीं, राष्ट्रपति जो शब्द है वो पर्याप्त है, सही है और इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि लिंग के आधार पर ये बवाल चल रहा है। तो हमारे लिए तो वो एक बवाल था, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? वो रहेगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इंपॉर्टेंट क्यों है? लोक लेखा समिति इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी जी। ये वही अधीर रंजन चौधरी जी हैं जिन्होंने भारत सरकार में लोक लेखा समिति का पद संभाला। यानी अधीर रंजन चौधरी हमारे देश के मतलब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कहलाते हैं। इसके अलावा इन्हें नेता विपक्ष भी कहा जाता है। अधीर रंजन चौधरी को नेता विपक्ष का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन सरकार इन्हें नेता विपक्ष कहती है क्योंकि बिना नेता विपक्ष के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो अधीर रंजन चौधरी को नेता विपक्ष भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कमेटी जो है पब्लिक ऑडिट या अकाउंट कमेटी, वैसे हम इसको कहते हैं, लेकिन ऑडिट भी बोल देते हैं, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी हम इसको कहते हैं। अब इस समिति में क्या होता है? इस समिति में टोटल मेंबर होते हैं 22, जिसमें से 15 मेंबर जो होते हैं वो होते हैं हमारे लोकसभा के और 7 मेंबर जो होते हैं वो होते हैं हमारे राज्यसभा के। टोटल सदस्य इसमें होते हैं 22, 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के और 7 मेंबर जो होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस समिति का अध्यक्ष जो होता है वो आप इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके घर में और आपके भाई का क्या है? विवाह होना है, और आपका जो भाई है वो एक तरह से, मान लीजिए आपका भाई जो है वो जय वीरू फिल्म का, मान लीजिए धर्मेंद्र है ना, दारू भी पीता हो, मस्ती भी करता हो, एंजॉय भी करता हो, सब कुछ करता हो। तो अब मान लीजिए उसका अगर रिश्ता आपके घर पे आता है तो आप अपने भाई की वो बातें उस रिश्तेदार को नहीं बताएंगे कि आपका भाई क्या क्या करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बता देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही आपने ये बात बताई तो आपकी वो लड़की से शादी नहीं कराएंगे अपनी लड़की से। तो हम लोग क्या करते हैं, उन बातों को छुपा लेते हैं।
तो यही सबसे बड़ा कारण होता है कि लोक लेखा समिति का अगर अध्यक्ष सरकार के पक्ष का मेंबर बन जाता है, सरकार का मेंबर बन जाता है, तो फिर हमारे सामने क्या चुनौतियां हो जाएंगी, हमारे सामने चुनौतियां हो जाएंगी कि सरकार का मेंबर तो इसका अध्यक्ष बन गया, लेकिन अगर सरकार ही घोटाला करेगी, जब सरकार घोटाला करेगी तो सरकार घोटाला करने के क्रम में कभी नहीं बताएगी कि हमारी सरकार में जे घोटाले हुए। इसीलिए इसका जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा विपक्ष का सदस्य होगा। इसका जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा विपक्ष का सदस्य होगा। तो इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का हमेशा क्या होता है, सदस्य होता है। अब अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के व्यक्ति हैं, विपक्ष के सदस्य हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, तो इसलिए इसका अध्यक्ष इसको बना दिया गया। अब हमारे लिए बात क्या आती है कि सर लोक लेखा समिति बनी कैसे थी। तो लोक लेखा समिति की सबसे पहले अगर हम रूपरेखा की बात करें तो सबसे पहले लोक लेखा समिति की जो रूपरेखा थी वो थी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में लोक लेखा समिति की अवधारणा आई थी, परंतु इसको गठित 1921 में किया गया था। अगर हम इसके गठन की बात कर लें तो इसका गठन 1921 में हुआ। रूल आया 1919 में, गठन हुआ 1921 में। इसके पहले अध्यक्ष, अगर आज़ादी के पहले की बात कर ले यानी इसके फर्स्ट अध्यक्ष का नाम बताएं तो इसका फर्स्ट अध्यक्ष है W.H. हैली। W.H. हैली इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे लोक लेखा समिति के। इसके बाद लोक लेखा समिति काम करती रही। लोक लेखा समिति बेसिक तौर पर काम कायका करती है, तो लोक लेखा समिति बेसिक तौर पर काम करती है भारत सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन का। अगर मैं इसके काम की बात कर लूँ तो इसका काम क्या है कि जो भी भारत सरकार योजना चलाती है, यानी भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच करना। बेसिक तौर पर भारत सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन की जांच जो है वो सीएजी करती है। क्रियान्वयन की जांच का मतलब होता है, कि भारत सरकार कितना रुपया किस योजना में दे रही है। एग्जाम्पल के रूप में हमें कहें कि जननी सुरक्षा योजना, नाम है इसका जननी सुरक्षा योजना, यानी वो योजना जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जननी सुरक्षा योजना, जिसमें महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य, मुफ्त में हॉस्पिटल से ले जाना, मुफ्त खान पान देना, मुफ्त निदान देना, मुफ्त इलाज देना, मुफ्त ब्लड देना, मुफ्त दवाइयाँ देना, और इसके अलावा जब बच्चे को वो पैदा कर दे तो उसके बाद उसके खान पान पर विशेष ध्यान देना। तो भारत सरकार ने इसके लिए मान लीजिए 500 करोड़ रुपए क्या किए, देश के महिलाओं को प्रॉफर दिए। तो भारत सरकार ने जब देश की महिलाओं को 500 करोड़ रुपया दिए तो अब क्या हुआ कि आप जानते हैं कि ये पैसा किसके पास आएगा, ये पैसा आएगा स्वास्थ्य विभाग के पास, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग का मैटर है। तो ये पैसा स्वास्थ्य विभाग के पास आएगा, तो स्वास्थ्य विभाग के किसी मंत्री ने या किसी सचिव ने या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस पैसे को जनता तक पहुंचाया ही नहीं। अब जब इस पैसे को जनता तक नहीं पहुंचाया तो ये पैसा गया कहाँ, तो इसकी जांच करेगी सीएजी कि भैया ये पैसा कहाँ गया। अब सीएजी कह देगी कि भैया ये पैसा कहीं जहां भी गया हो तो मंत्री जी ने क्या कर दिया, घोटाला कर दिया, ऐसा सीएजी कहेगी। लेकिन सरकार मंत्री जी की बात, या सरकार में खुद मंत्री है तो मंत्री जी सीएजी की बात आसानी से तो मान नहीं सकते, और क्या कहें वो कि नहीं हम नहीं मानेंगे। तो फिर इसके लिए फिर सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगी, सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है ना वो सौंपेगी पीएसी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी को अपनी रिपोर्ट ये सौंप देगी। फिर पब्लिक अकाउंट समिति चूंकि एक संसदीय समिति है तो, और ये पीएसी जो है संसदीय समिति है, तो ये आर्टिकल नंबर कितने में, आर्टिकल नंबर 105 के तहत आती है। चूंकि ये पब्लिक अकाउंट समिति है तो ये आर्टिकल नंबर 105 में आती है, और इसके अलावा आर्टिकल नंबर 115 में भी आती है, 118 में, सॉरी, आर्टिकल नंबर 118 में भी ये आती है। 105 में जब ये समिति आती है तो 105 में संसद की विशेषाधिकार समितियां हैं और 118 में संसद के विशेषाधिकार
अधिकार है, यानी सांसदों के विशेष अधिकार है। तो यहाँ पर आप एक समझ लीजिएगा कि पीएसी जो है वो एक संसदीय समिति है जो 105 और 118 के तहत इसको शामिल किया जाता है। अब बेटा होता क्या है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट पीएसी को सौंप देती है। पीएसी उपरोक्त आरोपों की जांच करने के बाद भारत सरकार को ये रिपोर्ट सौंप देती है कि सीएजी की रिपोर्ट सही है या गलत है। तो पीएसी का काम क्या है? पीएसी का काम है कि भारत सरकार के पास जितना पैसा आता है, भारत सरकार जितना धन विधेयक के जरिए पैसा निकालती है, भारत सरकार जितना भी काम करती है, वो सारा का सारा किसके लिए होता है? वजारत सारा सबके लिए होता है। किसके लिए होता है सारे का सारा? वो जनता के लिए होता है। सारा का सारा किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है। अब यहां पर हमें क्या देखने की बात है कि सीएजी की रिपोर्ट पीएसी को जांच कर लेगी, तो पीएसी की रिपोर्ट के आधार पर उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और उस पर सारे रूल्स रेगुलेशन कानून अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी पीएसी का काम होता है। अब बात कर लें अगर हम पीएसी के अध्यक्षों की नियुक्ति के बारे में, तो पीएसी का अध्यक्ष हमने बोला आपसे विपक्ष का नेता है। तो पीएसी का अध्यक्ष जो विपक्ष का नेता है, पहले अध्यक्ष हमारे WH हेली बने थे। लेकिन अगर हम स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष की बात कर लें, क्योंकि स्वतंत्र भारत की भी तो एक समिति बनी थी, तो स्वतंत्र भारत में इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे R.K. शांतनम शेट्टी। शांतनम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले हमारे अध्यक्ष थे पीएसी समिति के। मेरे प्यारे मित्रों, अब अगर हम बात करें कि सर पीएसी में क्या शुरू से विपक्ष का व्यक्ति बैठता था, तो आंसर आएगा नहीं। 1950 से लेकर 1967 तक पीएसी में कभी भी कोई भी व्यक्ति बैठ जाता था, नॉन चेयरपर्सन भी हो सकता था। लेकिन 1967 में एक रूल लाया गया, 1967 में एक नियम लाया गया। इस नियम के आधार पर पीएसी में हमेशा विपक्ष का ही अध्यक्ष बनेगा, यानी विपक्ष का जो सदस्य होगा वो अध्यक्ष बनेगा। विपक्ष का जो अध्यक्ष होगा वो सदस्य बनेगा। तो इस तरीके से क्या है कि पीएसी ने इसका अध्यक्ष बन जाता है। अब मैं अगर बात करूं आगे की, तो हमारे सामने क्या समस्या आती है? अब हमारे सामने ये आती है कि सर पीएसी में कौन व्यक्ति कितनी बार अध्यक्ष बन गया है और कितना उसका कार्यकाल रहा है और कैसे वो काम करता है। तो याद रखना, पीएसी में सबसे ज्यादा अध्यक्ष बनने का काम, यानी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कार्यकाल के बेस पे बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे ज्यादा कार्यकाल के बेस पर अध्यक्ष बनने का काम जो किया है वो किया है आपके मुरली मनोहर जोशी ने। मुरली मनोहर जोशी, आप जानते हैं कि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं मुरली मनोहर जोशी, और अच्छे सीनियर नेता है अडवाणी के समय के। अटल बब्बा भी इसमें, अटल बिहारी वाजपेयी भी, अटल बब्बा जो जिसको हम बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो पूर्व पीएम हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारे यहाँ के क्या बने? पीएसी के अध्यक्ष बने। और इनका कार्यकाल बेस पे अगर हम बात करें तो 4 साल का कार्यकाल रहा है इनका। 2 बार बने हैं लेकिन कार्यकाल इनका 4 साल का रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो हमारे सबसे ज़्यादा अध्यक्ष बनाए गए मुरली मनोहर जोशी, इसके बाद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर अगर हम बात करें कि सर अब तक कितनी पीएसी समितियां बैठ गई हैं, तो बेटा अब तक जो है ना हमारे पास 43 पीएसी समितियां आ चुकी हैं। और 43वां पीएसी जो समिति है इसके अध्यक्ष आपके हैं अधीर रंजन चौधरी। ये 43 में। 42 में कौन थे? मल्लिकार्जुन खड़गे। 42 में कौन थे? मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे यहाँ के 42वें अध्यक्ष थे। इसके अलावा विपक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करेगा, यानी जे वाले अध्यक्ष की जो नियुक्ति करेगा वो करेंगे आपके लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ की क्या होती है? लोक लेखा समिति आती है। अब अगर हम आगे की बात कर लें इसकी, तो लोक लेखा समिति चूंकि मैंने आपको बताया कि 31वीं बन गई, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें आज़ादी से लेके अब तक की, तो बेटा हमारे यहाँ 58 नंबर की समिति है, क्योंकि 43 ये हो चुकी हैं, है ना, 43 हो चुकी है। तो ये 1 से लेके 43 हैं। अब 43 ये हो गई हैं और 16 इससे पहले आ चुकी हैं। 16 इससे पहले आ चुकी हैं। तो अगर हम बात करें तो 43 ये 16 इससे पहले आ चुकी, तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाती है? 59। तो टोटल आज़ादी के बाद अगर हम बात करें कि आज़ादी के बाद इसका नंबर कितना है अधीर रंजन चौधरी का, तो आज़ादी के बाद ये 59वें नंबर के अध्यक्ष बने। 59 आज़ादी के बाद ये 59वें नंबर के क्या बने? अध्यक्ष बने लोक लेखा समिति में।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी अधीर रंजन चौधरी की आज ये क्लास? और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अधीर रंजन चौधरी बहुत चर्चे में रहे हैं। तो आपके सामने आज पूरा पीएससी समिति का मैंने इतिहास बताया, एक ही वीडियो में पूरा पीएससी समिति समझाया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अपना नोट्स बना लीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपके लिए ऐसे ही ज्वलनशील मुद्दों पर हम वीडियो लाते रहेंगे और छोटी छोटी बातों को संविधान से जोड़ के बड़ी एक रूपरेखा आपके सामने बना के देंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है उस पर कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो बन के मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, विद्या गुरु क्लासेस। आप हमारे प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे फ्री नोट्स, फ्री वीडियोज, सब कुछ आपको वहां फ्री मिलने जा रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये चैनल और कैसी लगी आपको आज हमारी ये वीडियो? तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।